वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का हम वेलकम कहते हैं। आज आपके सामने मैंने यहाँ पर जो ये स्लाइड खोल के रखी है, ये अभी कुछ दिनों पहले JKSSB पटवारी का एग्जाम हुआ है और आज इस पेपर का हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आया जो हम आपको पढ़ाते हैं, जो क्लासेस में हम डिलीवर करते हैं, क्या वो एग्जाम में आता भी या नहीं आता है। इससे आपको इस चीज का एहसास होगा कि हम कितना फॉरवर्ड पढ़ते हैं। ये पटवारी का एग्जाम ग्रेजुएशन बेस का एग्जाम है और कांस्टेबल के बच्चे भी हमारे इन पेपर को बिल्कुल मजा सिखा सकते हैं। देखिए जरा, आपके सामने ये पेपर है, ये हमारे पास 20 सीरीज है। ये पहला सवाल है, आपके जीएस रिलेटेड है। हम अपनी किताबों में चले जाएंगे। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ झेलम रिवर? हाँ, 700। क्या बात है। Which ruler of the Dev dynasty defeated Muhammad of Ghazni with हाँ, अवतार देव। ये सब आपको पता है, आप लाजवाब बच्चे हो। हमारी किताब का देखेंगे, हमारा किताब कहाँ पे आएगा? अंग्रेजी आ गया क्या? वाह वाह वाह, ये यहां से अंग्रेजी है। यहां से हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। आज आपको मजे का मजा आएगा। देखिए जी, हमारे पास यहां लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमसे ये पूछा गया, पढ़ा जा रहा ना, कि जो आपके पास ये सेंटेंस दिया है, इसमें जो ये लाइन आपको अंडरलाइन की गई हुई है, इसमें हमें बताना है कि इसका सही और एप्रोप्रिएट आंसर 4 में से क्या आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? सवाल पहले समझ में आना चाहिए। मतलब इसमें हमें गलती निकालनी है। शॉर्टकट में अगर हम समझेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें गलती को निकालना है। देखो जी, माई फादर एश्योर्ड मी, मेरे पापा ने मुझे यकीन दिलाया था, आश्वासन दिया था, दैट ही विल बाय अ बाइक फॉर मी, वो मेरे लिए बाइक खरीदेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हमें ग्रामेटिकली बताना गलती क्या है। लगभग 95% ज्यादा आबादी जो है, जिन्होंने ग्रामर का बूथा भी नहीं देखा होगा, वो कहेगा वो बिल्कुल सही है जी, समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, गलती कहीं नहीं है। तो है ही नहीं गलती कहीं पर गलती है। ग्रामर को जानने वाला आदमी लम्हों में बता सकता है गलती कहां है। अब मैं बताता हूं आपको पूरा, इसका पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर आप गलती खुद निकालेंगे। सुनिए ध्यान से। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ड्रॉ करता हूं। अभी जानते हैं आपके इलेक्शंस का मौसम है और बहुत सारे लोग आते हैं हमारे मोहल्ले में, शहर में, यूटी में, है ना, जो आपके सामने वादे करते हैं, दावे बताते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमारा मैनिफेस्टो ये रहेगा। सही है ना जी? आपके मोहल्ले में भी आए होंगे कि हम आपको जो है, अब आपके नल में पानी नहीं बल्कि इसमें से दूध आता रहेगा। आपकी सड़कों में जो है वो तारकोल नहीं बल्कि सोना बिछाएंगे हम, और आपको नौकरी नहीं बल्कि आपको नौकरी के साथ साथ हम, छोकरी मैंने बोला नहीं, ये आप खुद से बोल रहे हो। आप समझ रहे? उम्मीद है कि आपके मैनिफेस्टो में अगर ऐसी बातें रहेंगी तो तमाम लोग आप ही को वोट देंगे कि जनाब ये तो बाय वन गेट वन फ्री हो गया है, नौकरी के साथ साथ छोकरी भी है। लाजवाब है, आप कसम से। क्या निशान रखेंगे आप इलेक्शन पार्टी का जी? बहरहाल हंसते मुस्कुराते रहिए। तो यहां हमने कहा वादे करते हैं ना बहुत सारे लोग, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने वादे किए और यकीनन पूरे भी करते हैं ना। आपके अकाउंट में 15,000 रुपए हर एक के आएंगे और आपको आ भी गए हैं ना? आपको नहीं आए? अरे कैसी बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जुमले, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, है ना। हम एक ही बात नहीं करते हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। और ये हर एक के इंसान की फितरत बता रहा हूं मैं कि जीतने से पहले हर बंदा ना बहुत बहुत बातें कर रहा है। तो बेहतरीन वो लोग हैं जो इन पर पूरा काम करते हैं। हाँ, कहीं कभार गलती हो जाए, इंसान है,
100% नहीं पूरा कर सकता, कम से कम 90% तो कर ले। अब जिन्होंने माइनस में पूरा किया होगा तो उनका आप बेहतर समझ सकते हैं। अब सुनिए, कोई मंत्री आ गया, समझो आप ही के पापा जी मंत्री आ गए, और अब ये खोज में लग गए इनका पापा मंत्री है कि नहीं। वो उसको पूछते है इनका पापा मंत्री है, आगे से सावधान रहे पड़ेगा। मिनिस्टर जब आया, ऐलान कर दिया। ऐलान पहले होता है काम, बोलो ना पहले यार, इलेक्शन से पहले वादे किए जाते ना। अगर आपने मुझे वोट दिया, जिंदगी में आप तनहा नहीं रहेंगे। एक तो मेरा पैसा आपके साथ में रहेगा, और शादी भी करवा दूंगा, और जिंदगी बसाऊंगा, और आपसे ज्यादा उनका ख्याल रखूंगा। ये कह रहा है सर ठीक है, अल्लाह की पनाह, ऐसे नहीं। बहरहाल हंसते मुस्कुराते, तो क्या कहा मिनिस्टर ने, बात पहले की और उसका काम बाद में होगा। समझ रहे हैं आप? मैं यहां पे अंग्रेजी में लिखता हूं, द मिनिस्टर सेड, द मिनिस्टर कामा, या मैं लिखूंगा दैट, कामों को हटा देते, दैट ही विल reconstruct our roads। मैंने क्या लिखा? द मिनिस्टर सेड दैट ही विल रिकंस्ट्रक्ट आवर। मिनिस्टर ने क्या कहा कि हम आपके रोड को क्या करेंगे, बोलो, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ग्रामर ये कहती है, अगर बात पास्ट में की जाए, मिलके बोलो, अगर बात और काम आने वाले वक्त में हो, काम, तो जब भी आप इस तरह की वादे पहले करोगे, काम बाद में करोगे, तो कभी भी जिंदगी में विल मत लाना, वुड ले आना। क्या लाना, बोलो, विल मत लाना, क्या लाना, याद रखिएगा। when something is said in the past and the action that is going to take place in the future, always write would, ना कि will। क्या याद रहेगा? काम बाद में होगा, बात पहले की है, तो विल नहीं, क्या आएगा? तो मेरा बच्चा बताएगा यहां आंसर में क्या आएगा, ही वुड। समझ में आया? अब ये बोलेगा नहीं लाइफ में, हम टिक क्रॉस नहीं करवाएंगे। इसका आंसर अगर आपने देखे भी होंगे, लेकिन आंसर देखना और है, समझाना और है। अगर वुड आया तो क्यों आया, अब आप समझ गए, इसलिए आएगा क्योंकि बात है ना, जैसे मान लो शादी से पहले ये कहा जाए कि मेरी बेटी आपको लाजवाब खिदमत करेगी, आपको ये मिलेगा, हम आपको पलकों पे रखेंगे, है, ये सब जो है झूठ नहीं है। हो सकता पूरा हो जाए, झूठ कैसे लगेगा आपको? कुछ लोग करेंगे भी, शायद पलकों पे रखा जाएगा, कुछ अच्छे होते हैं। तो अब सुनिए, ये बातें पहले हैं, काम अभी नहीं हुआ इस पे, काम। तो इस सेंटेंस के लिए आप विल नहीं वुड लगाएंगे। अब बात सुनिए मेरी, ये विल क्या है, ये विल जो है, और वुड क्या है, ये वुड जो है ये विल की सेकंड फॉर्म है। क्या बोलो? विल की जो वुड है वो है पास्ट फॉर्म। क्या है? बात समझ में आ रही है? और याद रखिए, ये दोनों जो है इन्हें कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको? मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहो। समझ में आ रहा है? बोलो जी। पहला क्वेश्चन समझ में आया, साथ में ग्रामर भी सीख गया। अब मैं समझाता हूं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। शाबाश, क्योंकि मैं इसको पूरा पोस्टमार्टम करूंगा पेपर को, आपको एक लम्हा लम्हा सिखाऊंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए आप, हमने क्या लिखा था, क्या सवाल था, बोलो? माई फादर assured मी, पहले इतना ही लिखो। माई क्या बनेगा? माई ग्रामर बनता है, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बनते हैं? आपको मैं गारंटी के साथ कहूंगा, ये ग्रामर वो ग्रामर है जो आपने ना पढ़ी होगी ना सोची होगी, पहली और आखिरी बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये माई कहां से निकला है? ये आई से निकला है। आई से बना मी, मी से बना, समझ में आ रही है? आई को बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्टिव प्रोनाउन से मी बना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से माई बना पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बना?
अब मैं शुरू करूंगा, मैं कहूंगा आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर, प्लीज गिव दिस टू मी, दिस इज माई कार। बात समझ में आ रही है? जब मैं शुरू करूंगा अपने आप से तो बोलूंगा मैं क्या, आई एम योर फ्रेंड। मैं आपका सर नहीं, आपका दोस्त हूं। प्लीज गिव मी एन एप्पल, दिस इज माई कार। मैंने तीनों का लिखना आपको सिखाया है, ध्यान से सुनिए बेटा। देखो ये 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर, मैं आपका दोस्त हूं। तो आई क्या बनेगा बोलो? आई बनेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बनेगा बोलो? अरे प्रोनाउन है ना भैया। मुझे यहां लिखना था सैयद ज़ादा सर इज योर फ्रेंड, यहां मुझे अपना नाम लिखना था, पर मैंने नाम नहीं, नाम के बदले क्या लिखा? आई क्या बनेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह लिखते हैं ताकि नाउन को बार बार लाना। प्रोनाउन आया आई। अगर मुझे अब बताना है प्लीज गिव मी, ये मी क्या है? ये सब्जेक्टिव है, ये क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहां मुझे लिखना था असल में प्लीज गिव सही ज्यादा सर एन एप्पल। मुझे यहां अपने आप की बात करनी थी ना, तो नाम लिखना था, पर नाम कहां पर आया? ये ऑब्जेक्ट की जगह। तो क्या लगाया? मी। क्या लगाया? अच्छा मुझे ये बताना है कि ये गाड़ी मेरी है, तुम्हारी है, इसकी है, उसकी है, उनकी है, इनकी है। तो यहां ये माई जो बता रहा है, माई शो करता है प्रॉपर्टी। क्या करता है बोलो? माई शो करता है बिलोंग्स टू। किसको ये गाड़ी किसकी है, किसकी जागीर है, किसकी मिल्कियत है। तो दिस इज माई कार। माई को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? आपने लफ्ज सुना है ना, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत, प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी बताने के लिए जिस प्रोनाउन का हम लिखा करते हैं, जिस प्रोनाउन को हम लिखते हैं, उसे कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देर हो गया। समझ में आ रहा है जी? अब सुनो ध्यान से। तो माई क्या बनेगा बोलो? पॉजेसिव प्रोनाउन। फादर क्या बनेगा? फादर आएगा नाउन। क्या बनेगा? यहां बात किसकी कर रहा हूं मैं? अपने बाप की। माई फादर। तो जिसकी बात की जाए वो बनता है सब्जेक्ट। क्या बनता है बोलो? तो माई फादर क्या बनेगा असल में? माई प्लस फादर से क्या बना? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर। जिसकी भी इंसान बात करे वो बनता है सब्जेक्ट। मैं कहूंगा द जॉब्स एकेडमी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां बात हो रही है जॉब्स एकेडमी की, तो जॉब्स एकेडमी बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा? बात खत्म। आप सुने ध्यान से। एश्योर्ड, ये लफ्ज है एश्योर। एश्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एश्योर्ड वर्ब की मी क्या बनेगा? मी बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा बोलो? और वैसे भी ये मी क्या है? ये माई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा बोलो? अरे जम के बोलो, मजा आ रहा है? लफ्ज ब लफ्ज समझा रहा हूं जो जिंदगी में कभी समझा ही नहीं था। ये जो अब टेंस बनेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई बोलो? अब जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो बनता है पास्ट सिंपल टेंस। क्या बनता है बोलो? साफ साफ नोट्स बनाओ, जिंदगी में एक याद रखोगे, कल को आपके डोरेमोन शिजुको नोबिता पढ़ेंगे। ठीक है जी? पास्ट सिंपल टेंस, ये मैंने सिर्फ आपको इसके एक लाइन का ग्रामेटिकली तोड़ करके बताया। माई फादर एश्योर्ड मी क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। बात हो रही है पास्ट की, बात हो रही है भूतकाल की, बात हो रही है माजी की, पास्ट की। समझ में आया यहां तक? इसको नोट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चे आपको समझ में आ रहा है? पक्का ना? हाँ, ऐसे कैसे होगा हम पढ़ाएं और समझ में ना आए? देखिए जी, उसके बाद यहां देखिए आप, उसके बाद यहां देखिए मैंने क्या किया, यहां तक आपको समझाया। फिर लिखा है दैट ही विल बाय अ बाइक फॉर मी, दैट ही विल बाय अ बाइक फॉर मी। अब जरा देखो इसको मैं कैसे करूंगा। ही विल बाय अ बाइक फॉर मी, ये देखो यहां पे
यहां लिखा है ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी। ये देखो, यहां तक आपको समझ में आया बढ़िया तरीके से ना? ये बोलो जी, माय फादर एश्योर्ड मी, तो समझ में आया। अब तो देखो यहां पे लिखा है दैट ही विल बाय ए बाइक फॉर मी। यहां पे क्या बनेगा, सुना ध्यान से। दैट जो है इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बोलो? एक ग्रामर वो होती है ना, जब आप पढ़ते हो ग्रामर कि जहां पर आपको नींद आती है, सर ने पूरा पढ़ाया प्रोनाउन, आप पीछे जमाइयां कर रहे हो। ये ग्रामर वो है जहां जमाइयां नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ग्रामर है। ये आपको एग्जाम में आए, आप कैसे सोच सकते हो? और लम्हा लम्हा बता रहा हूं मैं। दैट बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन। ही क्या बनेगा? ही बनेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। साफ से लिखो साथ साथ में। विल, अब जब विल आए ना, विल को बोलते हैं इट इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और जो बाई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ए बाइक ये नाउन है। फॉर क्या बनेगा? ये बनेगा प्रीपोजिशन बनेगा। और मी क्या बनेगा? ये बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नोट करो, शाबाश। लम्हा लम्हा मैंने बताया आपको। दैट क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ही क्या बनेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो बात शुरू करता है। सेकंड पर्सन जिससे बात करता है, जिसकी बात करता है वो क्या बनता है? आपका थर्ड पर्सन। याद रहेगा। ही क्या है? सिंगुलर है। शी क्या है? सिंगुलर है। इट क्या है? सिंगुलर है। दे क्या है? दे प्लूरल है। मैं इसलिए इतना खोल खोल के बता रहा हूं कि मुझे पता है आपने ग्रेजुएशन तक, आपने मास्टर्स, 12th तक आपने बड़े बड़े डिग्रियां करी है, पढ़ा कुछ नहीं है। कसम खुदा की मैं बिल्कुल ये वजाहत से कह रहा हूं, क्योंकि वरना मुझे इतना गहराई में नीचे जाना नहीं पड़ता। मुझे समुद्र की तह में आपको जाना पड़ा ताकि मोतियां आपके लिए निकाल सकूं। यहां तक क्लियर हो गया? हमने उस सवाल में, इस सवाल में वुड इसलिए लगाया क्योंकि यहां बाप पहले बात करता है। माई फादर एश्योर्ड मी, मेरे बाप ने मुझसे वादा किया था, यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हारे लिए बाइक खरीदूंगा। मैंने कहा मंत्री पहले आता है, वादे हजार करते हैं, उसके बाद वो वादे पूरे करने का वक्त आता है, वो आने वाला वक्त है। जिस बात का जिक्र पहले हो और काम बाद में हो तो आप विल नहीं वुड लगाएंगे। समझ में आ रहा है? बोलो, अरे जम के बोलो। समझ में आ रहा है? विल नहीं क्या आएगा? क्योंकि यहां बात बाप पहले कर चुका है। माई फादर एश्योर्ड मी, मेरे बाप ने मुझे यकीन दिलाया था, मेरे बाप ने मुझे कहा था। क्या कहा था? दैट ही विल बाई, वो बाइक खरीदेंगे। विल नहीं वुड आएगा। क्या आएगा? ओके। अब मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं और एक साइड में रख दो इसको। ला 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 ला। थोड़ा और नीचे आओ बेटा। अब सुनिए ध्यान से। अब मैं यहां आपको बताना चाहूंगा एक और चीज। अब सुनिए, हमने कहा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। देखो ये पढ़ना आपको जरूरी है, पर मैं आपको प्रैक्टिकल ग्रामर सिखा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू। बस एक तो क्वेश्चन भी हो गया और दूसरा ग्रामर भी मजे आ रही है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, सुना ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं इंग्लिश में आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट अपॉन यू। मैं यहां पे क्या करता हूं? मैं आप पे भरोसा करता हूं। मैं आप पे, आप थोड़ा सा जूम जूम के बोलिए। सुनिए, मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा आई ट्रस्ट अपॉन यू। मैं आप पे, आवाज नहीं आ रही, मैं आप पे कितना भरोसा करता हूं लिखा है। मैं आप पे भरोसा करता हूं। आपने कहा सर एटीएम दे दो, मैंने दिया ही नहीं। मैं कहा मैं आपको भरोसा करता हूं, लेकिन इस सवाल में नहीं लिखा है कितना भरोसा करता हूं, कितना। सेंटेंस तो है, ग्रामर पूरी सीखो, बिट बाय बिट सीखो। मुबारक सीखो, मुबारक हो जाए। कुर्बान अली कहां है? माशाअल्लाह। सुन ध्यान से। आई ट्रस्ट अपॉन यू, मैं यहां पे भरोसा,
मैं आप पे भरोसा करता हूं, कितना, हाउ मच, हाउ मच? इसका आंसर इस क्वेश्चन में जम के बोलो नहीं है आंसर। लेकिन ऐसा नहीं कि सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है, ये ग्रामेटिकली सही है, मीनिंग भी कंप्लीट है और ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स भी, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी। क्योंकि आपने मुझसे कहा कि सर मुझे एटीएम कार्ड दे दो, मैं सोच में पड़ गया। उसके बाद कोई और आदमी आया, उसने कहा एटीएम कार्ड, तो मैंने कहा एटीएम क्या, तुम पूरा बैंक ले लो। अब डिपेंड है, दो में फर्क है ना। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मेरे पास एक बंदा आया, सर एटीएम दे दो, मैं उससे पहले कहा था मुझे आप पे भरोसा है। अब भरोसा चेक करने के लिए वो आया, कहा एटीएम दे दो, थोड़ा सा हिचकिचा है। दूसरा बंदा उसी समय आया, कहा एटीएम दे दो, मैंने एक लम्हा लगाया उसको देने में। फर्क क्या है? फर्क यहां पर यह है कि जनाब इस पे भरोसा करता हूं लेकिन कम भरोसा है, अभी पूरा भरोसा। एक बंदा वो है जिसपे आंखें बंद के भरोसा करता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां घर से दूर होते हैं, माँ बाप उनको अलग स्टेट में भेजते हैं या कहीं भेजते हैं, तो वो कहते हैं हमने आप पर आंखें बंद करके बेटा भरोसा किया है। बेहतरीन बच्चा बच्ची वो है जो माँ बाप के इस भरोसे की लाज रखे, है ना। अब हर वक्त बंदा कैमरा थोड़ी लेके साथ रखेगा। लॉयल्टी हर रिश्ते में होनी चाहिए, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, स्टूडेंट टीचर का हो, फ्रेंड्स का हो, किसी का भी हो, कंपनी में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हो, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, वफा जरूरी है। बोलो है ना, वफा हर रिश्ते में होनी चाहिए। वफा सिर्फ आप जब बोलते हो ये बंदा बेवफा है, आपको एग्जाम में तुरंत आपको दिमाग में आता है ये लड़की को धोखा दिया होगा, लड़के को धोखा दिया होगा, हो सकता है इसने कंपनी वालों को धोखा दिया होगा, है ना। बेवफा तभी कहलाएगा। तो बहरहाल मैं यहां पे बात कर रहा हूं कितना भरोसा, वो लिखा। अब मैं कहूंगा सर, इन्होंने मुझे कहा सर आप क्या मुझे गाड़ी देंगे चाबी के साथ, मैं कहूंगा आई कैन ट्रस्ट अपॉन यू, आई कैन ट्रस्ट, मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं। हां, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे इट इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। देखो एक स्टेज आता है लाइफ में जब आपका रिश्ता होता है, राइट, शादी हो गई आपकी। आप बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो फितनावर होते हैं, जो चाहते ही नहीं है कि इंसान का घर बस जाए, है ना। या कहीं आपकी और मेरी दोस्ती है, किसी को बर्दाश्त ना हो तो वो मुझे उल्टा बोलेगा आपको, तो ताकि दोनों के बीच में झगड़ा पड़ जाए। लेकिन अपने बीच में भरोसा इतना लाजवाब होना चाहिए कि हम कहेंगे तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, कोई हमें पूरा प्रूफ दिखाएगा कि ये वीडियो है, इस बंदे ने आपको धोखा दिया है, हमारा यकीन इस तरह कामिल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अरे अफसोस इस फोन पर तुम्हारे, तूने ये एआई का बनाया होगा, ये तूने इसको आपने मॉफ करा होगा, मेरा बंदा ऐसा। इस यकीन को कह रहे गैर मुतजलजल यकीन, जो कभी बदलता, अनशेकन यकीन। तो वो यकीन होना चाहिए। आप देखो हर जगह आप बंदे के ऊपर कैमरा थोड़ी फिट करोगे, ट्रस्ट एक अलग चीज है। बोलो ना, चोर के लिए लम्हा भी काफी होता है, जिसने बेईमानी करनी हो तो पूरा दिन आप देखते रहो, जिस दिन तुम्हारी नजर उधर चली गई उसी दिन से समझ गए आप। ट्रस्ट, तो आई कैन ट्रस्ट अपॉन यू का मतलब मुझे आप पर गारंटीड भरोसा है। मैं कहानियां सुना सुना के आपको ग्रामर पूरा ऐसा पक्का करूंगा, जिंदगी नहीं भूलोगे आप। आई ट्रस्ट अपॉन यू, मुझे आप पे भरोसा है, कितना है पता, आई कैन ट्रस्ट अपॉन यू 100% भरोसा है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? देखो आई यहां पर भी है, बोलो यहां पर भी है, ट्रस्ट यहां पर, ट्रस्ट यहां पर भी है, अपॉन यहां है, यू यू दोनों है। फर्क कहां पे आया? अब बात सुनना मेरी जान से, अब आया मुद्दे के ऊपर। अगर मैं यहां ट्रस्ट को छुपाऊं, जम के बोलो ट्रस्ट को, मीनिंग बनेगी आई अपॉन यू, मीनिंगलेस, सेंटेंस खत्म। बोलो जी, रियाज के बच्चे बोलो, समझ में आ रहा है? क्या बात है। आई डैश ट्रस्ट अपॉन यू, अगर मैं कैन मिटाऊं तब भी कोई फर्क है, मीनिंग तब भी बराबर है, सेंटेंस तब भी बराबर है। तो इसमें ये जो कैन ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट जो ये वर्ब है ना, बोलो तो बोलो जी ट्रस्ट क्या है। लेकिन इस वर्ब के ऊपर मीनिंग पूरी की पूरी डिपेंड करती है। ऐसा वर्ब जिसके ऊपर सारी मीनिंग डिपेंड करती है, इसे कहते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? ऐसा वर्ब
जिसके ऊपर सारी मीनिंग डिपेंड करती है, क्या बोलते हैं? अब सुनना ध्यान से, मेन वर्ब को हटाओ, मीनिंग खत्म। लेकिन जैसे इसमें मैंने कैन रखा, क्या रखा? जम के बोलो, क्या रखा? तो कैन की वजह से मीनिंग में फर्क आ गया। मीनिंग में अगर मैं कैन को मिटाऊं तब भी मीनिंग में फर्क, लेकिन इसकी वजह से मीनिंग में इजाफा हुआ, मीनिंग में ऐड हुआ। वो ऐड क्या हुआ? देखो, यहां ट्रस्ट था, यहां मुकम्मल ट्रस्ट आया, वहां ट्रस्ट था, गारंटीड नहीं था, यहां गारंटीड बन गया। तो ये जो सेंस ऑफ गारंटी है, किसने डाला? सेंस ऑफ गारंटी वाला मीनिंग किसने दिया? अब सुनना, कैन वर्ब है, कैन, ट्रस्ट भी वर्ब है, ट्रस्ट भी, लेकिन ये कैन, ये ट्रस्ट, ये मेन वर्ब है, क्या बोलो? ये जो कैन है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है बोलो? हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इसने एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड किया। क्या किया? ऐसे वो बोलो मिलके, ऐसे, ऐसे हेल्पिंग वर्ब बोलो, ऐसे जो मेन वर्ब में मजीद मीनिंग को ऐड करते हैं, मजीद मीनिंग को, ऐसे वर्ब, दोज हेल्पिंग वर्ब्स which incorporate extra meaning to the main verb, such verbs are called as modal auxiliary verbs। याद रहेगा? अब बोलेगा लाइफ में क्या? नहीं बोलेगा। ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब में मजीद मीनिंग को ऐड करते हैं, उनका नाम क्या पड़ता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आया? बोलो। तो यहां विल हो, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 तरह के, कितने तरह के बोलो? 13 टाइप्स के मैं सिखाऊंगा अभी आपको। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब लाइफ में बोलने वाला मसला नहीं है ये। ग्रामर वो नहीं है कि आप नखरे सिखा दिखा के बताओगे बेटा इसको मॉडल नहीं, इसके मॉडल पढ़ते हैं। हम देसी लोग मॉडल ही पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामर तुमसे ज्यादा करेंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? बोलो। ओके, अब जरा सुनिएगा। वो लिखा था ही विल बाय ए बाइक फॉर मी। अगर सिर्फ जुमला इतना होगा तो दुनिया में कोई बंदा नहीं कहेगा इसमें गलती है। इट इज 100% करेक्ट। अगर उसका पहला वाला पार्ट काट दो। समझ में आ रहा है? बोलो। अरे जम के बोलो यार। दोस्तों यहां लिखा है ही विल बाय ए बाइक फॉर मी, वो मेरे लिए क्या खरीदेंगे। ये सेंटेंस 101% सही है। इट इज 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो सेंटेंस बन रहा है ये सब्जेक्ट हो गया, ये आया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। जब आपके सामने यूं बनता है तो ये बनता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। क्या बनेगा बोलो? याद रहेगा? सब्जेक्ट के बाद आता है विल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बनता है? फ्यूचर सिंपल। आप सुनना ध्यान से, अगर इस फ्यूचर सिंपल टेंस से पहले आया पास्ट सिंपल टेंस, क्या आया बोलो? पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। यह है ग्रामर का असल में रूल, ये नहीं आ सकते। पीछे जो लिखा था ना, माई फादर एश्योर्ड मी, मेरे बाप ने मुझे यकीन दिलाया था, वो टेंस था पास्ट सिंपल में। बात पास्ट की हो तो काम आगे नहीं होगा, बात पास्ट की हो तो काम भी पास्ट में ही होगा। ये टेंस का रूल है। हालांकि बात पास्ट में हो तो काम तो आगे होगा ना, पर ग्रामर कहता है वहां विल मत लगाना, वहां वुड लगाना। हाँ, मतलब ये कहने में है, ये ग्रामर का रूल है कि अगर बात पीछे पास्ट सिंपल की है तो इसको भी पास्ट सिंपल में रख। समझ में आ रहा है? यहां विल मत लगाना, वुड लगाना। तो याद रखोगे पास्ट सिंपल क्या आ गए? फ्यूचर सिंपल टेंस। इसलिए यहां पर विल नहीं, फिर क्या आएगा? मगर कब? जब पीछे लिखा हो कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। ये मत लगाना, बोलोगे इसमें इसमें आएगा। नहीं नहीं, इस वाले में विल बिल्कुल सही है। वो वुड तब बोलता हूं जब पीछे पास्ट सिंपल का टेंस होगा। बोलो समझ में आया? मिलके बोलो यार, शमाश। आइए जरा मैं दोबारा जाता हूं अपने पेपर पे। मुझे उम्मीद है कि आपको लम्हा लम्हा समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने खुद शॉर्ट करा, वरना मैं खींच लूंगा तो मैं इसी सवाल पर 4 घंटे पढ़ाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है। देखो जी, ये वाला पहला सवाल हो गया। आइएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये देखो, इस सवाल को मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करेंगे। देखिए जी,
यहां लिखा है इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है ये बी सीरीज हमारे पास है पटवारी की। लिखा है इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। सेंटेंस के 4 हिस्से किए गए। कितने हिस्से बोलो? ये पेपर कौन सा है? पटवारी का। कब हुआ था? ये इतवार को हुआ था, फर्स्ट को हुआ था। फाइंड आउट द एरर इन द पार्ट ऑफ सेंटेंस। बताओ एरर कहां है। याद रखो अभी तक पटवारी के एग्जाम तक जेके एसएसबी कभी एरर सपोर्टिंग के सवाल पूछता। एक तो वीएलडब्ल्यू में पूछा और इसमें, इससे पहले मैंने नहीं देखा। ये फिल इन द ब्लैंक जरूर पूछता है, लेकिन अब पूछता है ये एरर सपोर्टिंग का। क्या पूछता है? एरर सपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि एरर को फाइंड करना होता है, एरर कहां पर है। समझ में आ रहा जी? बोलो जी। लेकिन ये एरर कौन निकाल सकता है? जो खुद परफेक्ट हो। वो किसी ने लिखा है, वो स्टेटस रखा किसी बंदे ने, जज मी व्हेन यू आर परफेक्ट। आप मुझे तब जज कीजिए जब क्या होगा? आप खुद परफेक्ट हो। अरे उंगली हम पे तब उठाइए जब आपका दामन खुद साफ होगा। खुद तो आपने कीचड़ में अपने पांव रखे और हम पे बात कर रहे हो। बात समझ आ रही है? कहते व्हेन यू पॉइंट फिंगर टुवर्ड्स समबडी, 3 फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर दे, पहले अपने आप को भी देख ले। हैं? तो देखिए जरा, यहां हमें गलती निकालनी है। गलती निकालने के लिए ग्रामर होना चाहिए मजबूत। बोलो ना जी। आप जितने धीमे बोल रहे हो मैं बोलूंगा। तो लिखा है यहां पर शी टेस्ट द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज एन टेस्टफुल और नॉट। आप डीले बोलोगे तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। रेडी हो? रेडी हो? ऐसी आवाज आनी चाहिए। शी टेस्ट द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट। एक खातून की बात हो रही है, एक महिला की बात हो रही है। वो खातून क्या करती है? शी टेस्ट द सॉस, सॉस का टेस्ट करते हुए। क्यों टेस्ट किया? टू फाइंड वेदर आउट, ताकि मैं जांच सकूं, मैं पहचान सकूं, मैं इसके जायके को भाप सकूं कि ये इसका जो टेस्ट है ये कैसा है। क्या ये टेस्टफुल है? क्या ये स्वादिष्ट है या अस्वादिष्ट है? समझ आ रहा है? अब सुनिए, तो यहां गलती निकालने के लिए ग्रामर होना जरूरी है। अब सुनिए, हम बताएंगे आपको गलती कहां है। सबसे पहले मुझे इसके लिए समझाना पड़ेगा आपको एक लाइन। आप सेंटेंस याद रखिए, शी टेस्ट द सॉस टू फाइंड वेदर द टेस्ट इज सुसुदिते। सर क्या कहते हो? देखो जी, सवाल क्या था बोलो? शी शी टेस्ट द, बस यहां तक लिखेंगे। चलो आगे भी लिखते हैं, टू फाइंड वेदर वगैरह जो भी है, वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट। अब देखो गलती कैसे निकलेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट इसे कहते हैं और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक दिन हुआ एग्रीमेंट। क्या हो बेटा? मैं आपको मैं इसमें बोल रहा हूं, बहस में बोल रहा हूं। ग्रामर मजा आ रहा है? क्या ऐसा ग्रामर पढ़ा था कभी? नहीं, ईमानदारी से मक्खन नहीं लगाना ना, मक्खन लगाना वो उधर लोग हैं मक्खन लगाने वाले। आप बताओ समझ में आ रहा है आपको? हैं? वो कंफ्यूज हो गया ना कि मक्खन लगाने बोलूं या ना बोलूं। अभी मैं आपको शेर सुनाऊंगा। लाजवाब शेर, शेर आएगा। आप रेडी है शेर सुनने के लिए? लेकिन वो आएगा अभी थोड़ी देर के बाद। आप सिर्फ तब तक अपनी एक चाहत, अपनी मोहब्बत को सामने लाइए। सुनिए ध्यान से, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ एग्रीमेंट। क्या हुआ? एग्रीमेंट समझते? 2 वर्ड है बेटा, एक है एग्रीमेंट, एक है बच्चे लोगों कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान सुनना, मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से। एक लफ्ज है एग्रीमेंट, एक क्या है? मेरी तरफ देखिए बोलो क्या है? एक क्या है? दूसरा क्या है? ये क्या है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? मैं और मेरे पड़ोसी, एक जमीन हमारे बगल में है, हम आ गए और वो जमीन हमारी है, तो इन्होंने कहा सर हमें दे दीजिए, तो वहां हम अपने लिए कुछ बनाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह बना के रखेंगे। तो जब आए तो हमने नक्शा वगैरह दे दिया, कागज वगैरह दिखा दिए, मिल्कियत दिखाई। उसके बाद इन्होंने कहा सर रेट कर दीजिए, रेट कर दिया। एक मरला हमने लगाया 4 लाख रुपए का, 5 लाख का, 10 लाख का, जैसा इन्होंने
जेब रखी हो, तो आज हमारे बीच में बात तय हुई कि इनको मरला मिलेगा 6 लाख का। कितने का मिलेगा? 6 लाख रुपीज मरला। जब मौका आया पैसे देने का, इन्होंने कहा सर आपने कहा था 5 लाख का, 6 लाख थोड़ी कहा था। सर आपको पता है ना मैंने आपके सामने क्या कहा था? मैंने तो आपसे कहा था कि सिर्फ 5 लाख को, आप 6 कैसे हो गए? तो बहरहाल अब मैं क्या करूंगा, मैं वही कागज ले आऊंगा जिसमें हमने डिस्कस किया था। कागज ले आया, व्हाइट पेपर, उस पर लिखा हुआ 6 लाख। अब ये अड़ गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आपने बाद में लिखा है। अब मैं क्या करूं? अब बताओ, मैं मेरे पास अगर मरला है, ऐसे 4 मरले अगर जमीन है मान लो, तो 4 लाख रुपए का चूना लग गया, और 4 लाख रुपए बहुत होता है अमाउंट। तो मैंने कहा चलिए कोर्ट में चलते। इन्होंने बोला हाँ चलिए, और इसमें क्या है, सब समझदार थे ये। तो जब हमने व्हाइट पेपर वहां दिखाया, तो कोर्ट ने कहा ये फाड़ दो। ये जीत गए। क्यों? जिस कागज पे हमें एग्रीमेंट किया था वो कोर्ट में वैलिड, उस कागज का नाम एग्रीमेंट है। जिस कागज पे मैंने आपस में इत्तेफाक राय से हमने जमीन का हिसाब लगाया था, वो कागज एग्रीमेंट कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट्स में वैलिड, तो उस कागज का नाम क्या पड़ता है? एग्रीमेंट। हाँ, शादी एग्रीमेंट नहीं है, शादी कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझ रहे हैं? शादी एग्रीमेंट नहीं है, क्या है? बिकॉज जिस पेपर पे लिखा जाता है वो ऑनरेबल कोर्ट्स में वैलिड होता है, चाहे वो निकाह नामा हो या दूसरा, उसको क्या बोलते हैं आप, इस पे वो करते हैं आप एग्रीमेंट, शादी का करते हो, वो तो कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट होती है। विदाउट कोर्ट मैरिज में क्या करते हो आप? अरे जिसपे लिखा जाता है, लिखते नहीं। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो उससे निकाहनामा होता है, उसपे लिखा जाता है कि दुल्हे ने इतने पैसे देने हैं दुल्हन को। हमारे यहाँ दुल्हन से पैसे नहीं लिए जाते, हमने दुल्हन को देने होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट देना होता है, और उस पर हमें दोबारा जिंदगी में सवाल पूछने का भी हक, वो हमेशा प्रॉपर्टी उन्हीं की रहती है। तो हम यहाँ यहाँ डॉवरी हमें देनी पड़ती है। हमारे इस्लाम में डॉवरी हमें देनी पड़ती है। किसको? लड़की को। लड़की का बाप क्या देगा? इतनी अजीम शान लड़की, इतना बड़ा जबरदस्त अपने जिगर का टुकड़ा दिया, और देगा क्या? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम यहां से उनको गिफ्ट दे दे। समझ में आया? ये अच्छे आदमियों की पहचान है, वरना वो बेशर्म आदमी है जो फर्नीचर भी ससुरी से ले लेगा। कसम से ये बड़ी बेशर्मी है। फ्रिज लेता है, वॉशिंग मशीन लेता है, ये गिफ्ट नहीं, गिफ्ट भैया, ये गिफ्ट। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि सारी चीजें पहले से ला रखो। नहीं, शर्म आती कसम से। मैं क्या है, इतना खूबसूरत बच्चा, और साथ में ये फ्रिज किसका है? ससुराल से आया है। तू कहां से आया है? नहीं मैं तो यहां से आया हूं। आप समझ गए? ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मैं उम्मीद रखता हूं आप लोग इस तरह नहीं करेंगे। डिमांड बड़ी, अच्छा आप लोगों ने ये जो बीक है ना, इसका स्टाइल बदल दिया। हमें थोड़ी चाहिए, जो देना अपनी लड़की को दे दो। है मैं राइट? मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पास से हमें थोड़ी चाहिए, जो देना उन्हीं को दो। ऐसा बंदा जो है ना, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करता। क्यों? उसकी नजर उस पैसे पे होती है। अरे अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हें कभी उसकी तरफ नजर उठा के देखना ना पड़े, बल्कि तुम यहां से देते रहो। वो आदमी अच्छा आदमी होता है। इससे अच्छा बंदा जीवन में कटोरा रखे, यकीन मानिए महीने में करोड़ रुपए बन जाएगा। ये भीख है बेटा। बंदा अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांग सकता है, खुद शर्म। देखो अभी आप ग्रेजुएशन किए ना सारे लोग, मास्टर्स किए सारे लोग, आप इस वक्त अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने में शर्म आती ना? तो खुद सोचो, अपने माँ बाप से पैसा मांगने में शर्म है, दूसरे के बाप से कैसे डिमांड करते हो? सर मैं बेरोजगार हूं। मुझे गाड़ी चाहिए, बेशर्मा है, फ्रिज भी चाहिए, सोफा भी चाहिए। इतनी प्यारी लड़की किसको चाहिए?
चलो ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो कोर्ट्स में वैलिड है। क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में शो कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट को शो। अब यहां सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वर्ब को मैं कोर्ट में नहीं ले सकता बेचारे को। देखो क्या हुआ, इसके इसके बहुत सारे रूल्स है, लेकिन जो मुझे चाहिए तो मैं वो समझाऊंगा। सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा, क्या कहा? मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा प्यार तो आपसे बहुत है, लेकिन जब मैं अकेले में आऊंगा तुम भी अकेले में आना, और जिस दिन मैं शादी करूंगा तुम तनहा ना रहना, तुम भी कर लेना। मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं आपको तब भी तनहा देखूं जब मैं बेवफाई पे आऊंगा। हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जब तक हम अकेले हैं तो साथ निभाएंगे, हम दुकेले हो गए तुम अकेले में मत रहना, तुम भी अपना जीवन साथी। समझ में आ रहा है? और उसके बाद हम जिंदगी में कोई मिलेंगे, क्योंकि हम बना बनाया घर खराब। समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और आपको नसीहत भी है। अब सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा मियां जब मैं सिंगल होऊंगा, सिंगुलर क्या होऊंगा? आओ तुम भी मैदान में, सिंगुलर। और सब्जेक्ट ने कहा जिस दिन मैं पुलुलर होऊंगा, आओ तुम भी पुलुलर बन के। समझ में आ रही है? नोट कीजिए, सब्जेक्ट ने क्या कहा वर्ब से? कहा मैं अकेला, तू भी। अकेली कहां से आया? अकेला बोल। मैं दो होऊंगा, तुम भी। अब सुनना ध्यान से, मैं लिखूंगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, और बेटा इन्हें कहते हैं प्रोनाउंस। क्या कहते हैं इनको? इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। याद रहेगा? जो ग्रामर पढ़ाऊंगा यही छपता है, समझ रहे हैं? जेके पुलिस कांस्टेबल में जाना है जी, जेके एसएसबी में जाना है, पटवारी बनना है, एसएससी सीजीएल करना है, बैंकिंग में जाना है, के लिए ये चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए। आई वी यू और दे, ये सब प्लूरल है। क्या बोलो? किसी में अगर मुकाबले की हिम्मत है तो आए मैदान में, मैं समझाऊंगा आई प्लूरल क्यों होता है। ही शी इट जो है ये सिंगुलर होता है। ही शी इट क्या बनेगा बोलो? सिंगुलर। मिलके बोलो, क्या बनेगा? आई वी यू और दे क्या बनेगा? अब सुन, तो ये समझ में आया कि शी क्या है बोलो। अब सर वर्ब में सिंगुलर प्लूरल क्या मसला होता है? आज तक तो हमने जिंदगी में सुना नहीं वर्ब सिंगुलर प्लूरल होता है। हमने पढ़ा नाउन होता है सिंगुलर प्लूरल, है ना? क्लास, क्लासेस, बॉय, गर्ल, गाय, हेलो गाइस। तो नाउन में हमने पढ़ा एक सिंगुलर होता है, एक बॉय, गर्ल, वाइफ, हस्बैंड। अरे कहां हस्बैंड होता है यार, कौन से हिंदुस्तान में रहता है ये? देखो मैं आपको तहजीब सिखा रहा हूं साथ साथ में। ग्रामर में अगर आप देखोगे एक डिक्शनरी में आपको वाइफ का वाइफ्स मिलेगा, हस्बैंड का। इसलिए लॉजिकली भी, फिजिकली भी और सोशली भी इट इज इमोरल टू हैव द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना? क्योंकि ये आपको तहजीब सिखा रही है, ये पढ़ाई है। भैया मोहब्बत एक से होती है, हजार थोड़ी होती है। अरे गहरे को ठहरने की इजाजत, दिल को दिल रखा बाजार। समझ रहे आप? तो यहां आप याद रखिएगा कि इस तरह से यहां हमें तहजीब बताई जा रही है क्या है वाले। लेकिन हमारे लिए तहजीब यही कि एक काफी है, ठीक है? अब सुनो आगे। तो यहां नाउन में बीच में मैं जोक करता हूं आप हंसने के लिए, सीरियस मत हो जाया करो। बॉय, बॉयज, गर्ल, वाइफ, नाइफ। अगर वाइफ वाइफ्स हो गया तो फिर नाइफ नाइफ्स भी हो जाएगा। अब सुनो, वर्ब में भी हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर और सिंगुलर और। अब ये क्या होता है सर? वहां हमने देखा कहां पर? यहां पर नाउन में लास्ट में एस लगा, ई एस लगा तो क्या बन गया बोलो? प्लूरल। क्या बन गया?
है ना। नाउन के लास्ट में एस और ईएस लगने से पुलूलर बना। क्या बना? वर्ब में उल्टा है। वर्ब में जिसके लास्ट में एस लगता है, ईएस लगता है, वो बनता है सिंगुलर। क्या बनता है बोलो? याद रहेगा, वर्ब के लास्ट में जिसके लास्ट में एस लगेगा या वो क्या बनता है बेटा? अरे समझ में आ रहा है? ओके। अब जिसके साथ नहीं है वो क्या है? वो क्या है? प्लूरल है। क्या है बोलो? अब मुझे एक बात बताओ, यहां लिखा था टेस्ट। क्या लिखा था? टेस्ट प्लूरल है या सिंगुलर है? अरे बोलो ना जी, प्लूरल है। और टेस्ट क्या है? अब मुझे बताओ, शी के साथ टेस्ट आएगा, टेस्ट्स आएगा? क्योंकि शी सिंगुलर तो एग्रीमेंट के मुताबिक वो भी, इसलिए यहां पे क्या आएगा? शी टेस्ट। अब जरा सुनो ध्यान से, तुमको पता चल रहा था ना ग्रामर किसे कहते हैं? हम बताएंगे अब ग्रामर किसे कहते हैं। देखो जी, शी टेस्ट लिखा। क्या लिखा बेटा? ये देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है शी टेस्ट लिखा है। ओ भैया टेस्ट नहीं आता, सी क्या है? सिंगुलर है। बोलो क्या है? तो इसके साथ आता है टेस्ट, टेस्ट होना चाहिए। ये वर्ब सिंगुलर, तो यहां टेस्ट होना चाहिए। तो गलती इस वाले पार्ट में, ए वाला पार्ट इसका आंसर बनेगा। यू गॉट द पॉइंट? सवाल हो, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी इंशाअल्लाह। पूरा समझ में आया? सिर्फ दो मैंने आपको बातें बताई इस ग्रामर से जो पटवारी में आई थी। एक क्रॉस करना और होता है, ग्रामर की तह में डूबना और होता है। ठीक है, भरोसा आया बेटा? हम वो लोग है ही नहीं, हम ईमान रखते सीने में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खौफ रखते। जो बात पहले दिन पढ़ाएंगे आखिर तक पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं शुरू में हम डेमो में अच्छा पढ़ाएंगे, बाद में ईमान रखते हैं। चंद सिक्कों में सौदा ईमान का नहीं करेंगे। हमारे पास कोई 10 करोड़ रुपए, 10 अरब दुनिया इकट्ठा करके एक साइड रखे और फिर कई ईमान का सौदा करो, हम वहां थूकना गवारा नहीं करें, लेकिन ईमान नहीं बेचेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा लेंगे। अभी मॉडल मैंने पढ़ाया, फिर मैंने सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बताया। अब मॉडल का एक और सवाल पटवारी के एग्जाम में आया है, जम के ऑल कंपनी एम्प्लॉइज अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड। अब सुनिए तरह से, बात हो रही है कंपनी के एम्प्लॉइज की। बेटा लफ्ज दो है, याद रखेंगे आप? सर क्यों नहीं, आप पढ़ाएंगे तो हम याद ना रखें? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए जी, मैं बात कर रहा हूं, यहां एक लफ्ज है एम्प्लॉई, एक है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो होता है जो हायर करता है, जो जॉब पे आपको बुलाता है, तनख्वाह देता है। ये होता है वन हु हायर्स। वन हु हायर्स, जो आपको बुलाता है, सैलरी प्रोवाइड करवाता है। एक है वन हु इज हायर्ड, जिसको तनखे पर लिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे बोलो? उसको एम्प्लॉई कहेंगे। एक होता है इंटरव्यूवर, एक होता है इंटरव्यूवी। इंटरव्यू में जाने वाला, इंटरव्यू लेने वाला। समझ में आ रहा है? एक होता है एग्जामिनर, एक होता है एग्जामिनी। एग्जाम में जो लिखने वाला, एग्जाम लेने वाला। समझ में आ रहा है यार? मिलके बोलो यार। आप समझ में आ गया? सवाल क्या था? ऑल एम्प्लॉइज, ऑल डैश अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड। ऑल एम्प्लॉइज, तमाम जितने भी मुलाजिम हैं, सभी को जो कायदे कानून है कंपनी के, वो उन्हें अपने ऊपर लागू करने हैं। अब कोई एम्प्लॉय माने ना माने ऐसा चलेगा क्या? यू आर इन आर एकेडमी। एकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी मानिए। एक अपना एक पॉलिसीज होती है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है इंस्टीट्यूट में, है ना। आई कार्ड्स होने चाहिए लाजमी। अगर आपके पास आई कार्ड्स नहीं होंगे तो बताइए,
आप रूल्स को अवॉइड नहीं करते, फॉलो, आप रूल्स को नहीं मानते। आप बात समझ रही मेरी बात? अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अब ये जो रूल मानना है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, चेक आउट द ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए हैं, एक लिखा है ऑट टू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? दिख रहा है ना? एक लिखा है ऑट टू, दूसरा वुड लिखा है, तीसरा विल, और फिर आप जरा देखें ध्यान से। एक बात याद रखो, ऑट टू, विल, वुड और कुड। किसी बच्चे का पेपर था, उसने वुड लिखा है, गलत लिखा है। मैं आपको समझाता हूं कौन आएगा और कौन क्यों नहीं आएगा। ऑप्शन याद रखिए आपने, शाबाश शाबाश। एक है ऑप्शन में, कौन सा बोलो? विल है, कुड है, वुड है और ऑट टू। देखो एक हमारे सामने क्या है, विल, वुड, ऑट टू और कुड। ये चार ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से बताना है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तवज्जो तवज्जो के साथ पूरा ध्यान से। बेटा याद रखो, ऑल एम्प्लॉइज विल, इसका मतलब है एम्प्लॉइज फॉलो करेंगे। करेंगे की बात नहीं है, यहां तुम्हारी चॉइस का तकाजा और फ्यूचर की बात थोड़ी है। तुमने कंपनी ज्वाइन कर ली है, उसी लम्हे से रूल आप पे लागू, तो यहां ये फ्यूचर का स्टेटमेंट नहीं आएगा। वुड का मतलब होता है चॉइस, क्या मतलब होता है? यहां चॉइस की बात नहीं है। कुड का मतलब होता है समथिंग इन द पास्ट, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। यहां पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है, कुड नहीं आएगा। बात क्या है? तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से आपने ऑफ टू लगाया, पर सर आपको एलिमिनेशन नहीं सिखाएंगे, हम ग्रामर की तय सिखाएंगे। ऑफ टू लगा इस वजह से क्योंकि बाकी सब ऑप्शन इररिलेवेंट थे, ऑफ टू लगा दिया। बात सवाल में कि ऑफ टू ही क्यों लगा, सुनो ध्यान से। बेटा एक लफ्ज आता है, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन को हम बोलते हैं फर्ज। एक है ड्यूटी, एक है फर्ज, दोनों में फर्क है। ऑब्लिगेशन और है, फर्ज और है। समझिए, सुनो मेरी बात। एक बंदा पुलिस में है, क्या है? पुलिस में, ये एसएसपी है या इंस्पेक्टर है, ऐसा जो भी है, अच्छे पोस्ट पर है जहां पर इसकी अथॉरिटी है। इसके बच्चे ने पुलिस अफसर के बच्चे ने एक बेगुनाह बच्चे या बच्ची को हैरेस किया, किसी आम एक सिविलियन को हैरेस कर दिया। क्यों? इस वजह से कि मेरा बाप एसएसपी है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकोगे। अब जब हमने कंप्लेंट करी इनके बाप के सामने, अब बाप के पास दो चीजें हैं, एक तो वो एसएसपी है, उसे ओहदा दिया है, अथॉरिटी है कि वो इसको पनिश कर सकता है, अथॉरिटी है कि वो उसको छोड़ सकता है, बोलो है ना? हम आम सिविलियन ठहरे, हमने एक रिक्वेस्ट और कंप्लेंट करनी है। अगर ये बंदा एसएसपी वाकई लायक होगा, ईमानदार होगा, तो इसके सामने दो चीजें, एक तो बच्चे की जो शफकत है, जो प्यार है, वो भी सामने आ रहा है। बेटा मेरा है, जेल में रहेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, ये प्यार तो है, ये अफेक्शन तो है। लेकिन दूसरा, उसके सामने जो उसने प्लेज लिया था जब एसएसपी बना था, उस टाइम उसने एग्री करा था कि मैं सबसे पहले रिश्तेदारी, खून के रिश्ते, बाकी तमाम अपने चीजों को साइड रखूंगा, मैं देश के कानून को सबसे पहले रखूंगा। अब देश के कानून को फॉलो करना उसका फर्ज है, बच्चे से प्यार करना उसकी ड्यूटी है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा फर्ज महंगा होता है, तो अगर वो फर्ज को तरजीह देगा तो अच्छा है, पुलिस वाला कहेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मुझे याद पड़ता है एक दौर है, अब देखो ये दौर और उस दौर में आसमान जमीन का फर्क है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हम कितने दूर हुए हैं हकीकत से। मैंने तारीख पढ़ी है और बहुत डिटेल से पढ़ी है। मैंने तारीख पढ़ी है, इस्लाम के दूसरे खलीफा, खलीफा को इंग्लिश में कहते हैं कैलिफ, CALIPH, कैलिफ। तो सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर द ग्रेट। तो आपने आधी से ज्यादा दुनिया पर आपकी हुकूमत थी, मोर देन 10 ईयर्स तक। अलेक्जेंडर ने
20 साल तक उतना एरिया कवर नहीं किया जितना आपने 10 साल में किया। अलेक्जेंडर ने लोगों को कत्ल किया, बट आपके दौर में ऐसा नहीं मिला। आपने जो हॉस्पिटल्स का कंसेप्ट दिया, आपने जेल बनाने का कंसेप्ट दिया, आपने स्कॉलरशिप का कंसेप्ट दिया, या विकिपीडिया पे लिखेंगे तो आपको उमर रदी अल्लाह के बीच में काम बड़े चलेंगे, उन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया। बहरहाल, इनके मुबारक जमाने में एक गवर्नर है, उनके बेटे ने किसी आम सिविलियन को हैरेस किया। अब इन तक शिकायत पहुंची। अब आज के दौर में अगर गवर्नर का बच्चा कुछ करेगा तो, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, अगर गवर्नर का बच्चा आज किसी को हैरेस करेगा तो इसको रफा दफा किया जाएगा, बड़ी पहुंच का बंदा है। लेकिन कुर्बान जाए इन बुजुर्गों पर, हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह, पूरी दुनिया को कोर्ट्स का निजाम दिया। अदालत और होता है, कचहरी और होती है। तो इन्होंने अदालत का निजाम लाया और कहा कि गवर्नर आपका बेटा है, इसे सामने खड़ा किया जाए, और उस गरीब बच्चे को कहा हाथ में जो है चाबुक लेकर बराबर इस्लामिक शरीयत के मुताबिक उतने कोड़े लगाओ बाप के सामने। बाप गवर्नर है तो और है, लेकिन यहां रूल ऑफ लॉ चलेगा, यहां बात करेंगे हम रूल ऑफ लॉ की। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बेटा गवर्नर का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, रूल सबके लिए लॉ है। तो यहां मुझे याद आया कि यहां जो मैंने ये लिखा ना, ये फर्ज की बात पे मैंने बताया, तो वहां उन्होंने फर्ज को सामने रखा, गरीब की जीत हुई, समझ में आया। तो जहां फर्ज की बात है वहां आता है और तो क्या था बोलो, और टू फर्ज के लिए आता है। पेरेंट्स की खिदमत करना, अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करना हमारा फर्ज है, ये हमारी चॉइस नहीं है। हमारे देश की तरफ कोई मैली आंख उठाकर देखेगा, आंखें निकाल देंगे, बिकॉज ये हमारा फर्ज है। मोहब्बत की इसी सरजमीन को हिंदुस्तान कहते हैं, तो हमें अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत, ये हमारा फर्ज है। क्या है? वक्त आया तो हम अपने वतन पर जान देने को भी खुश नसीबी समझते हैं। सुनिए, तो ये फर्ज है, तो कोई ये नहीं कहेगा वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत करना चाहिए। अरे चाहिए क्या, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ये हमारा फर्ज है। हमें अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए। कोई कहेगा इंग्लिश में वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, सर्व नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या कहते हैं उसको, शुड नहीं आएगा, वी ऑट टू। क्या, जहां जहां फर्ज की बात की जाए वहां लफ्ज ऑट टू का आता है। तो यहां चूंकि ये एम्प्लॉइज का फर्ज है कि वो यहां अपनी कंपनी के कायदे कानून को फॉलो करे, इसलिए यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मॉडल है वो कौन सा है, ऑट टू है। समझ में आया बोलो। इस तरह से ग्रामर आपको सिखाई लम्हा लम्हा। अब जरा देखिए, तो यहां पर अभी हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, बोलो जी, ऑट टू आएगा। शाबाश, द आंसर इज ऑट। इसके बाद एक और आंसर है, क्वेश्चन है आई डैश रन ए माइल इन 10 मिनट्स व्हेन आई वाज यंगर। ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कहता है मैं 10 मील, जब मैं छोटा था तो मैं 10 मील चल सकता था। यहां पर इन्होंने कहा यहां पर कुड आएगा। क्या आएगा, कुड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है। मगर सवाल ये उठता है कुड ही क्यों आया, वुड नहीं आएगा, वुड चॉइस में आएगा। कैन आता अगर यहां ये बात पास्ट की, आई कैन रन 10 miles in 1 minute, example I can run a mile in 10 minutes, 1 mile is equal to 1.6 किलोमीटर है। 1 किलो और 600 मीटर को बोलते हैं 1 माइल तकरीबन है। तो आई कैन नहीं आएगा, आई विल भी नहीं आएगा, आई क्या आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, तो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, एबिलिटी इन द पास्ट के लिए हम कुड लगाते। क्या लगाते हैं, देखो बेटा 2 हुनर है, इसी पर मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा। बराबर 1 घंटा हो गया माशाल्लाह यहां रिकॉर्डिंग में, और ऐसे तो बहुत टाइम हो गया। मैं बात क्या कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनेंगे। 2 आपके पास चीजें हैं, एक हुनर आज है, एक हुनर था। आपके पास क्या हुनर है आज, आप खाना बना सकते है ना, आप बेगम के लिए तरह तरह के पकवान बना सकते हैं, यह हुनर आपके पास मौजूद है। पहले हुनर था कि हम बात फोन पे, यह हुनर नहीं है, तबाही है।
खुश हो रहे हैं ये लोग कसम से। अभी शेर आएगा, शेर आएगा इसके बाद। मैं बात कर रहा था यहाँ पे हुनर। अच्छा, एक बंदा जवानी में ना अच्छे सुर लगाकर गा सकता है। अगर इनको बोलूंगा तो अच्छे सुर, लेकिन जब ये बुजुर्ग होंगे तो बहरहाल इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट, इसको दिल में मत लिया जाए। तो उस वक्त में दांत भी नहीं होंगे, तो जबड़ा कैसे बंद होगा आप समझ सकते हैं। तो ये दौर अगर हम पे आया, इसीलिए इस दौर से पहले आजकल के बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस जमाने में हमारा कोई रेस्पेक्ट करेगा, और क्या पता हम पहुंचेंगे तब तक। दुआ तो ये कि इंशाल्लाह खैर से पहुंचे। हाँ, ओके। तो बहरहाल यहां तो याद रखिएगा, एबिलिटी इन द प्रेजेंट, आई कैन स्विम, आई कैन। अब कोई जब बूढ़ा होगा वो कहेगा आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवानी में था तब जब मैं स्विम कर सकता था। यहां बात था की है, तो इसलिए कुड आ गया। बोलो समझ में आया है? सवाल हो, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी। बढ़िया हो गया। आज के लिए इतना काफी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। खुदा हाफिज, मिलेंगे कल तक और एंटरटेनमेंट के साथ, जोक्स के साथ और एनर्जी के साथ। खुदा हाफिज।